बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 16 शुरू किया हुआ है जो कि हमारे पास है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हुक्स लॉ को, और साथ साथ हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो डिस्कस करते हैं किसी भी डक्टाइल सब्सटेंस के लिए। सबसे पहले तो आपको हुक्स लॉ पता होना चाहिए। लोअर क्लासेस में भी ऑलरेडी आप लोगों ने जो है हुक्स लॉ डिस्कस किया हुआ है, मींस क्लास 9th में या फर्स्ट ईयर में। हुक्स लॉ स्टूडेंट किसको कहते हैं? हुक्स लॉ हमने इस तरह डिफाइन किया था कि द एक्सटेंशन, अगर हम कोई स्प्रिंग लेते हैं, कोई इलास्टिक मटेरियल लेते हैं, नो द एक्सटेंशन या कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स, greater will be the extension. Less the applied force, less will be the extension. It means that within elastic limit, the extension is directly proportional to the applied force. इस तरह हमने हुक्स लॉ तफसील से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर अभी हम हुक्स लॉ को इस तरह डिफाइन करते हैं। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कहते हैं किस चीज को? बिगाड़ को, चेंज को कहते हैं, बिगाड़ को कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स से मुराद वो फोर्स जो आप किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं और आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से उस बॉडी का शेप या साइज या वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं किस चीज का? डिफॉर्मिंग फोर्स का। सो मैंने लिखा हुआ है हुक्स लॉ क्या है? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हुक्स लॉ यहां पर यह कहता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज हुक्स लॉ। अगर यहां पर इस लेवल पर एफएससी में आपसे कोई पूछे कि हुक्स लॉ क्या है, फिजिक्स इन सॉलिड, योर आंसर शुड बी फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ग्रेटर द स्ट्रेस, greater will be the strain. Small the stress, small will be the strain, but within elastic limit is known as Hooke's law. Mathematically, stress is proportional to strain. Greater the stress applied, greater will be the strain produced. Small the stress applied on any ductile substance, small will be the strain. There is a direct relation between stress and strain for any type of solid substance. प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने कांस्टेंट डाला विच इज के, और यहां पर ये जो के है ये हमारे पास है वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एंड इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट रिमेंबर दिस इज फॉर एन इलास्टिक सॉलिड्स। लेट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं किस चीज को? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करना चाहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस क्या है वो ऑलरेडी से प्रीवियस चैप्टर टॉपिक में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। स्ट्रेन क्या है इससे पहले टॉपिक में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो इससे पहले लेक्चर को देख लें, उसमें हमने जो है डिस्कस किया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और फिर 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक था यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बोल्ट मॉडुलस। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए हमने जो है वाई एक्सिस पर स्ट्रेस ले लिया और एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन लिया। इस कर्व को डिस्कस करते हैं कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी भी, लेट्स सपोज सॉलिड पे, और सॉलिड में हम लेते हैं डक्टाइल सब्सटेंस। व्हाट इज डक्टाइल सब्सटेंस ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए डक्टाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसको हम इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक उसकी एक खास इलास्टिसिटी होती है, उसको हम जो है डक्टाइल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसको आप इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, सीधा स्ट्रेच कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को हम जो है डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये हमारे पास जो है कौन सा सब्सटेंस कहलाता है? डक्टाइल सब्सटेंस कहलाता है। हम डक्टाइल सब्सटेंस का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने जो है स्ट्रेस लिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। अब अगर इस फिगर को आप लोग गौर से देखें, सो फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए की तरफ अगर आप आ जाएं तो जितना आप स्ट्रेस को बढ़ाते हैं किसी भी
डक्टाइल सब्सटेंस पर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, नो अप्लाइड स्ट्रेस की वजह से उस डक्टाइल सब्सटेंस में क्या पैदा होगा, स्ट्रेन पैदा होगा, सही ना, डिफॉर्मेशन पैदा होगा। और वो डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। नाउ फ्रॉम ओ टू ए अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, नो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओ से ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है यहां पर हुक्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है हुक्स लॉ में इस तरह भी लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। फ्रॉम O टू A if we take any ductile substance, if we applied stress, now there will be produce a strain. There will be a direct relation. From O to A, there is a direct relation of stress and strain. If we increase the stress, the strain will be increased. अगर stress को हम increase कर रहे हैं तो strain भी increase हो रहा है। So O से A तक अगर देखा जाए, यहां पर हमारे पास जो है elasticity पाई जाती है। elasticity किसको कहते हैं, वो तो ऑलरेडी इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस पर जो है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी जो है स्ट्रेच हो जाए या कंप्रेस हो जाए और आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें तो बॉडी दोबारा अपने ओरिजिनल डायमेंशन को आ जाए, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। सो ओ से ए तक जो डक्टाइल सब्सटेंस है वो अगर देखा जाए जितना हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं स्ट्रेन क्या होता है वो बढ़ता है। ओ से ए तक डायरेक्ट रिलेशन है। हुक्स लॉ इज सेटिस्फाइड। मतलब है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम खत्म करें तो ये बॉडी वापस दोबारा अपनी पोजीशन को आ जाएगी। ये जो ए पॉइंट है इसको हमने नाम दिया हुआ है, ये जो ए पॉइंट है इधर मैंने लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल लिमिट्स। ये जो ए पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। और क्या मतलब है प्रोपोर्शनल लिमिट? प्रोपोर्शनल लिमिट से मुराद के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ the extension या compression is directly proportional to the applied force within a elastic limits या proportional limits. The greatest stress a material bear कहते हैं बर्दाश्त को, without losing the straight line proportionality between stress and strain is called proportional limit. मतलब है कि O से A तक अगर देखा जाए अगर हम स्ट्रेस में इजाफा करेंगे तो स्ट्रेन में इजाफा होगा। इसका मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो ग्राफ होगा वो हमारे पास होगा स्ट्रेट लाइन। सही है। ये जो ए पॉइंट है ये हमारे पास है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट से मुराद कि जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन जो है वो बेयर होगा, जो मटेरियल होगा वो स्ट्रेन को बर्दाश्त करेगा। एंड द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर देखा जाए ए पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाता है? प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। प्रोपोर्शनल लिमिट से मुराद कि ग्रेटर द स्ट्रेस अप्लाइड सो द मटेरियल विल बी बेयर द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रेन and the graph between stress and strain will be a straight line. लेकिन अगर उसके बाद A से B तक हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सो फिर A से B तक अगर देखा जाए हमने यहां से प्रोपोर्शनल लिमिट से हम बाहर चले गए। जब प्रोपोर्शनल लिमिट से हम बाहर चले गए सो स्मॉल स्ट्रेस पर ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। अब देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा टिल हुआ किसकी तरफ? स्ट्रेन की तरफ। स्मॉल स्ट्रेस पर ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। इसका मतलब है स्मॉल स्ट्रेस पर ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। सही था। और ये वो पॉइंट होगा जिसको हम नाम देते हैं यील्ड पॉइंट या जिसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है इलास्टिक लिमिट। ये बस वो आखिरी लिमिट है कि अगर आप ओ से ए तक आ रहे हैं, जितना आप स्ट्रेस में इजाफा कर रहे हैं स्ट्रेन में इजाफा हो रहा है। लेकिन जैसे आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं सो मामूली स्ट्रेस पर भी ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो रहा है। इसका मतलब है वो आखिरी लिमिट है। सही ना। बी से जैसे भी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपने उस सब्सटेंस की जो लिमिट है वो क्रॉस किया, इलास्टिसिटी आपने क्या की? डिस्ट्रॉय की। इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अ मटेरियल बेयर विदाउट अंडरगोइंग अ परमानेंट चेंज इन शेप या डायमेंशन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ये जो ए से बी तक ये वो पॉइंट है या बी वो पॉइंट है कि जितना आप स्ट्रेस में इजाफा करेंगे तो जो स्ट्रेन होगा वो ज्यादा स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा होगा वो अगर देखें मटेरियल बर्दाश्त करेगा। और उसके बाद थोड़ा सा भी अगर बी पॉइंट से आप थोड़ा सा भी आगे चले जाएं सो फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगा। आपने लिमिट को क्रॉस किया और फिर उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी विल बी कन्वर्ट इनटू प्लास्टिसिटी। मतलब ये जो मटेरियल होगा ये दोबारा अपने ओरिजिनल डायमेंशन को नहीं आएगा, जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। याद रखिए बी से सी तक अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, नो स्ट्रेस की इंक्रीज मामूली भी स्ट्रेस की इंक्रीज करने से स्ट्रेन में बहुत ज्यादा इजाफा आएगा। इसका मतलब है आपने लिमिट को क्रॉस किया और ये जो हमारे पास मटेरियल है इसकी इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई और इलास्टिसिटी कन्वर्ट हो गई किस चीज में? प्लास्टिसिटी में।
इसका मतलब है कि उस शेप में, उस सब्सटेंस में जो चेंज आएगा वो परमानेंट चेंज आएगा। हाउ? डिस्कस करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सी पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया हुआ है यूटीएस। यूटीएस से मुराद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ? द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। मतलब है कि आपने अगर देखा जाए बी से सी तक मटेरियल में इतना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया कि उसमें मामूली या ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ज्यादा स्ट्रेन पैदा हुआ, और वो जो मटेरियल है वो उसकी इलास्टिसिटी कन्वर्ट हो गई किस चीज में? प्लास्टिसिटी में। लेकिन मटेरियल ब्रेक नहीं हो रहा, फिर भी अगर देखा जाए स्ट्रेस को बेयर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, सो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं यूटीएस। यूटीएस। अब अगर देखा जाए, अगर उसके बाद हम मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सो मजीद स्ट्रेस के अप्लाई करने से अगर देखा जाए डी पॉइंट आ जाता है, और डी पॉइंट जो है वो मैंने डिफाइन किया हुआ है सीधा, या चलो डी पॉइंट जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है। फ्रैक्चर पॉइंट से मुराद कि वो पॉइंट अगर आप फॉर एग्जांपल लेट सपोज ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने से ज्यादा स्ट्रेन, सो जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी कन्वर्ट इनटू प्लास्टिसिटी, लेकिन फिर दोबारा अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, सो जो मटेरियल होगा अगर देखा जाए उसकी प्लास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी, और जो मटेरियल होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसमें फ्रैक्चर पैदा हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कहलाता है। नाउ यहां पर अगर देखा जाए स्टूडेंट, मैंने डिफाइन किया हुआ, या दोबारा देखें, अगर मैं ओ से ए तक डक्टाइल सब्सटेंस मैंने लिया हुआ है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, हुक्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो ए पॉइंट है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। देयर इज अगर आप स्ट्रेस में इजाफा कर रहे हैं, स्ट्रेन में इजाफा हो रहा है, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन अगर आप ए से बी तक आते हैं, सो ये जो बी है ये वो आखिरी लिमिट है। अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेन पैदा होता है, लेकिन बी के बाद अगर आप मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सो फिर ये जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और द इलास्टिसिटी विल बी कन्वर्ट इनटू प्लास्टिसिटी, लेकिन परमानेंट चेंज आ जाएगा मटेरियल में। अब अगर देखा जाए सी जो है ये कौन सा पॉइंट है? इसको कहते हैं यूटीएस। ये मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है सब्सटेंस, फ्रैक्चर नहीं आता सब्सटेंस में। लेकिन अगर आप यूटीएस के बाद स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मटेरियल में फ्रैक्चर पैदा हो जाएगा, मटेरियल टूट जाएगा, और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या कहलाता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहलाता है। नाउ एक छोटा सा टॉपिक और भी है हमारे पास, पेपर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, strain energy in deformed bodies. What is strain energy in deformed bodies? Strain energy in deformed body से मुराद कि अगर मैं कोई बॉल लेता हूं और बॉल पर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, तो मेरा जो स्ट्रेस है उसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है? स्ट्रेन पैदा हो जाता है। और स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा हो जाता है, वो जो स्ट्रेस होता है, मतलब उस बॉल पर हम जो वर्क डन करते हैं उसको हम जब कंप्रेस करते हैं, नो द वर्क इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस मार्कर पे वर्क कर रहा हूं, इसको मैं उठा रहा हूं, सो इसका मतलब द वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। और एक होता है स्ट्रेन एनर्जी, अगर कोई सब्सटेंस है और आप उस पर जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो स्क्वीज हो जाए, कंप्रेस हो जाए, सो उसके साथ आपने जो वर्क किया, द वर्क इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ये स्ट्रेन एनर्जी बाज़-औक़ात स्टोरिंग एनर्जी होती है, बाज़-औक़ात ये एनर्जी जो है वापस आ सकती है, बाज़-औक़ात जो है ये वापस नहीं आ सकती, परमानेंट एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्क्वाश बॉल है, फुटबॉल है, आप उसको कंप्रेस करते हैं, आप उस पर वर्क करते हैं, द वर्क इज रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोबारा अगर देखा जाए बॉल दोबारा जो है फूल जाता है, सो एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन कभी अगर फॉर एग्जांपल मेटालिक बॉल है उस पर हम वर्क करते हैं, सो उसमें जो एनर्जी होती है वो परमानेंटली रिस्टोर हो जाती है। सो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मिंग बॉडीज? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में स्टोर होती है आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, या द वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज डिफॉर्म। अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करने, किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करें, आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से उस बॉडी का शेप, साइज, वॉल्यूम चेंज हो जाए, सो आपने उस बॉडी पे वर्क किया, एंड द वर्क इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। फॉर एग्जांपल दो मेथड्स मैं बता रहा हूं। ये एक बॉल है, अगर देखा जिसको मैं स्क्वीज कर रहा हूं, इस पर मैं वर्क कर रहा हूं, तो अगर बॉल स्क्वीज हो जाता है, नो द वर्क डन ऑन द बॉल विल बी रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। या फॉर एग्जांपल ये कोई लेट्स सपोज स्ट्रिंग है मेटालिक, और ये कोई बॉल है,
जैसे मैं बॉल अटैच करता हूं तो स्ट्रिंग क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है विच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। और जब मैं बॉल दोबारा हटाता हूं तो ये स्ट्रिंग वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन को चला जाता है, सही था, तो स्ट्रेन एनर्जी दोबारा जो है रिलीज हो जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल वर्क किसको कहते हैं, एवरेज फोर्स इनटू एक्सटेंशन। यहां पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं स्टार्ट में फोर्स ज्यादा होगा, सो इसलिए अगर देखा जाए एवरेज फोर्स इनटू एक्सटेंशन, एवरेज फोर्स इस तरह लिया जाता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, और एक्सटेंशन को मैंने ई से डिनोट किया, सो ये हो जाएगा द वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू हाफ एफ ई, and this work is equal to strain energy which is denoted by U which is equal to half FE। अगर आपसे कोई कहे strain energy, your answer should be half FE। इसके अलावा एक और मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये मैंने फोर्स लिया और ये मैंने एक्सटेंशन लिया। कोई भी लेट सपोज हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस है, O से A तक इलास्टिसिटी, इसमें जितना आप फोर्स अप्लाई करते हैं उतना हमारे पास इलास्टिसिटी पैदा होता है, एक्सटेंशन पैदा होता है। ये फोर्स और ये एक्सटेंशन है। लेट सपोज ये मैं एक फोर्स ले रहा हूं जिस पर एक्सटेंशन E1 है। अगर मैं थोड़ा सा फोर्स मामूली ज्यादा करूं, मतलब है कि इस फोर्स पर एक्सटेंशन E1 है और इसी फोर्स पर एक्सटेंशन E2 है, मतलब है कि ये जो मामूली डिस्टेंस है इस पर फोर्स इतना चेंज नहीं होता। मामूली डिस्टेंस पर ये E1 है और ये E2 है, मामूली डिस्टेंस पर अगर देखा जाए फोर्स इतना चेंज नहीं होता, लेकिन एक्सटेंशन में चेंज आ सकता है। सो मैंने वर्क किया, वर्क डन इज इक्वल टू कितना वर्क किया, फोर्स मैंने अप्लाई किया और कितना एक्सटेंशन पैदा हुआ, अगर देखा जाए E1 माइनस E2। या इसके अलावा वर्क को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एरिया अंडर दिस, अगर देखा जाए एरिया अंडर दिस, इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, सो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है फोर्स, अगर देखें ये हमारे पास एक वो बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, सो ट्राइंगल का मैं कह सकता हूं वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है, सो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। या अगर देखा जाए लेट्स सपोज ये मैं स्मॉल पोर्शन ले रहा हूं, स्मॉल पोर्शन ले रहा हूं, सो स्मॉल पोर्शन को जब आप ऐड करते हैं, नो द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ OAB। और अगर एरिया ऑफ OAB, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क का फार्मूला होता है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है AB और ब्रेथ है OB, नो वर्क इज इक्वल टू हाफ लेंथ है AB विच इज फोर्स और ब्रेथ है OB विच इज E विच इज कॉल्ड एक्सटेंशन। सो एक ही फार्मूला है, देखिए ये भी अगर देखा जाए वर्क मींस एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ FE या स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ FE। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी per unit volume. What is strain energy density? Strain energy density is defined as the strain energy per unit volume. Strain energy density is equal to strain energy per unit volume. Strain energy क्या है, हाफ FE। और अगर ये मैंने कोई सॉलिड लिया हुआ है, सिलेंड्रिकल सॉलिड, ये इसका लेंथ है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज लेंथ, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सॉलिड सिलेंडर का जो रॉड है उसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, ले सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया। सो V की जगह आप LA पुट करें और U की जगह आप पुट करें हाफ FE। सॉल्व करें, सो ये हो जाएगा हाफ, अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं ये हो जाएगा, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि U इज इक्वल टू हाफ F बाय A मल्टीप्लाई E बाय L। हाफ अपनी जगह पर, F बाय A दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, और E बाय L एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो जो स्ट्रेन एनर्जी है वो हमारे पास है हाफ FE, और जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है वो हमारे पास है U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है सो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।